स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। और आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट अपना अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक की अपन ने पीछे की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है और अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, इनके बारे में अभी तक अपन ने डिस्कस किया है पीछे की क्लासेस में। सही है। अब यहां पर अपन उन्हीं में से एक टॉपिक की बात करें कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। यह प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित क्यों हो जाती है, क्या है उसका कारण? उस कारण का पता अपन ने लगाया और उस कारण का पता क्या था उस कारण का, क्यों परिवर्तन अपने पथ से विचलित हो रही थी। उसका एक ही कारण था स्टूडेंट कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो रहा था, उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा था और उस चाल में परिवर्तन के कारण वो अपने पथ से विचलित हो रही थी। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी चाल बढ़ रही है अथवा घट रही है, यही होगा ना। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो उसकी चाल में कमी हो रही है, और यदि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो उसकी चाल में वृद्धि हो रही है। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अपन अपवर्तनांक के पदों में। इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अपन अपवर्तनांक के पदों में कि चाल में परिवर्तन हुआ लेकिन कितना हुआ। परिवर्तन तो हुआ लेकिन पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ। क्लियर? दिमाग समझ में देखो इसको थोड़ा सा कि यह क्लियर हो गया कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना है। सही है। चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब जब इस चाल में परिवर्तन हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है तो उस चाल में परिवर्तन को अपन अपवर्तनांक के पदों में परिभाषित करते हैं स्टूडेंट। चाल में परिवर्तन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, उस परिवर्तन को अपन अपवर्तनांक के पदों में दर्शाते हैं। देखो यहां पर मैं प्रकाश के अपवर्तन का डायग्राम दे रहा हूं जो अपने पीछे की क्लास में बनाया था। क्या था कि अपने पास दो माध्यम है। सही है। ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड है। ये अपने पास दो माध्यम है स्टूडेंट। सही है। ये यहां पर इनका पृथक्कारी पथ है। पृथक्कारी पथ है इनका। अब यहां पर अपन एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो इस पृथक्कारी सतह पर आपतित हो रही है एक माध्यम से चलकर, और ये अपने इस वास्तविक पथ से विचलित होकर इस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। यहां पर आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब अभिलंब। सही है। यहां पर आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। एक है आपतित किरण और एक है अपवर्तित किरण। यह है आपतन कोण I और यह है अपवर्तन कोण R, और ये डॉटेड अपन ने लंब डाला है वो क्या है, अभिलंब कहलाता है। सही है। अब यहां पर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है। पहला माध्यम जो है वो यहां पर अपने पास विरल है और दूसरा माध्यम है वो सघन है। सघन माध्यम में जा रही है, इस कारण ये अभिलंब की ओर झुक रही है। क्लियर है?
अब यहां पर पहले माध्यम में इस आपतित किरण की चाल अपन ने मान ली v1 है, और इस दूसरे माध्यम में इस अपवर्तित किरण की चाल अपन ने मान ली v2 है। तो यहां पर ये प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसकी चाल में होने वाले कितना परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को अपन अपवर्तनांक के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहां पर इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों की अपन बात करें, v1 और v2 मानी अपन ने, तो यहां पर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इन दोनों चालों का जो अनुपात है वो इनके अंतर को दर्शाएगा कि चाल में कितना अनुपाती कितना अंतर हुआ, वो अंतर यहां पर अपने को प्राप्त हुआ। और इसी अनुपात को अपन किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, अपवर्तनांक के द्वारा। सही है, इसी को अपन अपवर्तनांक के द्वारा दर्शा रहे हैं। अपवर्तनांक को स्टूडेंट अपन स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। किसी बुक में स्मॉल एन के स्थान पर आपको ऐसा चिन्ह भी मिल जाएगा जिसको म्यू रीड करते हैं, म्यू से भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है? अब देखो, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपन ने v1 मानी है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 मानी है। इसका मतलब अपवर्तनांक n बराबर v1 बटे v2। सही यहां तक? अपवर्तनांक n बराबर v1 अपॉन v2, अपने को ये समीकरण प्राप्त हो गया। यहां पर यदि अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन देखो, यहां पर इसी फॉर्मूले के आधार पर अपवर्तनांक की एक सटीक डेफिनेशन बन गई। क्या है उसकी सटीक डेफिनेशन, वो देखो यहां पर मैं नोट कर रहा हूं। एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? डेफिनेशन, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहा जा सकता है। सही है? यहां पर माध्यम का अपवर्तनांक बराबर अपन ने समीकरण में व्यक्त किया है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। क्योंकि अपवर्तन का कारण अपन ने देखा कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना, यह अपवर्तन का कारण है। सही है? तो यहां पर उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए कि एक माध्यम से जाने पर दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ रही है घट रही है, तो वो कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, उसको अनुपातिक रूप में दर्शाने के लिए अपन जिसका उपयोग कर रहे हैं उसको नाम दिया है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे कह सकते हैं। क्लियर यहां तक? समीकरण अपन ने ज्ञात कर लिया, n बराबर v1 अपॉन v2। सही यहां तक? अब यहां पर देखो मैं इस फॉर्मूले को और चेंज कर रहा हूं और थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, आगे क्या मिलता है उसके लिए। यहां पर अंतिम क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको और दर्शाई। क्या दर्शाया था? प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश की चाल में, प्रकाश के रंग में, उसकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है अपवर्तन के पश्चात। लेकिन क्या है, प्रकाश की जो आवृत्ति है वो कभी परिवर्तित नहीं होती, आवृत्ति नियत रहती है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, ये अपन ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है? तो यहां पर अपने पास एक फॉर्मूला है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो देख लो एक बार।
C बराबर न्यू लैम्बडा, C यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल, न्यू यहां पर प्रकाश की आवृत्ति, लैम्बडा यहां पर प्रकाश की तरंग है। तीनों राशियां सही से देखो, पीछे भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, C बराबर न्यू लैम्बडा। चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध को व्यक्त करता है ये समीकरण, सही है। अब प्रकाश के स्थान पर अपन चाल ले लें इन माध्यमों की, सही है, प्रकाश के स्थान पर चाल लेने पर इन माध्यमों की, तो यहां पर इस फॉर्मूले से अपने को इन दोनों माध्यमों के लिए चाल क्या मिल जाएगी, पहले माध्यम की जो चाल है वो क्या मिल जाएगी, मैं यहीं आगे दर्शाता हूं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपने को मिल जाएगी V1 बराबर न्यू लैम्बडा, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 बराबर न्यू लैम्बडा 2, क्योंकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है, सही है। इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अपन ने ये व्यक्त कर दिया यहां पर। तो यहां पर अब इस चीज को दर्शाते अपन इस फॉर्मूले में, तो यहां पर इस फॉर्मूले में दर्शाते हैं, तो अपने को यहां पर क्या मिल रहा है, न्यू अपॉन लैम्बडा 1 बटे में न्यू अपॉन लैम्बडा 2, न्यू से न्यू यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिल गया, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, सही है। ये चीज यहां पर अपने को प्राप्त होगी। इसका मतलब यहां पर जो अपने पास अपवर्तनांक है, उस अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला यहां पर क्या दर्शाता है, n बराबर V1 अपॉन V2 बराबर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ये फॉर्मूला अपने को अपवर्तनांक के लिए प्राप्त हो, सही है। यहां पर अपवर्तनांक को स्टूडेंट यहां पर मैं n21 ले, n21 अपवर्तनांक को मैं n21, n1 पहले माध्यम के लिए और n2 दूसरे माध्यम के लिए, वो नाम दे दो जिससे माध्यम का नाम आएगा। जैसे यहां पर एयर ले रहे हो तो n एयर वायु लिख देंगे, और यहां पर n जल ले रहे हैं तो n जल वाटर लिख देंगे, ठीक है। सिंबॉलिक हम उसके साथ में दर्शाएंगे अपन। तो n1 और n2 का अपवर्तनांक है, तो यहां पर n21 दर्शा दिया मैंने इसको, तो n21 अपवर्तनांक का जो मान है वो अपने को ये मिल रहा है। तो n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये भी लिखा जा सकता है। जैसे अपन ने यहां पर कैलकुलेट किया, डेफिनेशन के आधार पर कैलकुलेट किया, तो उसके लिए अपवर्तनांक बराबर अपन ने दिया माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। उसी प्रकार यहां पर इस फॉर्मूले को माध्यम 1 में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बटे माध्यम 2 में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लिखा जा सकता है। क्लियर है तक? अब देखो यहां पर आगे और बढ़ते हैं अपन इसमें, और कैलकुलेट करें इसमें, और कैलकुलेट क्या करें उसके लिए देखो यहां पर, यदि अपन एक पीछे के टॉपिक की बात करें जो अपन ने पढ़ा है पिछली क्लास में, और वो टॉपिक है अपना स्नेल का नियम। स्नेल का नियम पढ़ा है अपन ने लास्ट क्लास। क्या था स्नेल का नियम? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के संबंध को दर्शाता है अपवर्तनांक के साथ। उसके लिए यहां पर अपन ने लिखा था कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, उस नियतांक को अपवर्तनांक अपन ने कहा था। तो स्नेल के नियम से अपवर्तनांक का मान n21 बराबर sin i अपॉन sin r, या फिर n21 को n2 बटे में n1 लिखा, n2 बटे में n1 लिखा। तो यहां पर इस फॉर्मूले का उपयोग करें अपन इसमें,
तो अपवर्तनांक को अपने को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है n21 बराबर n2 बटे में n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा अपॉन लैम्बडा 2। प्रकाश के अपवर्तनांक के लिए अपने को यहां पर फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है अपवर्तनांक n21 बराबर n2 अपॉन n1 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। क्लियर यहां तक? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर अपने को ये प्राप्त हो, दिमाग में बैठा इस फॉर्मूले को अच्छे से, क्योंकि इसी फॉर्मूले का अपन उपयोग करने वाले हैं आगे। विरल माध्यम के रूप में अपने पास क्या है? वायु। और सघन माध्यम के रूप में अपने पास है कांच। मान लो एग्जांपल के तौर पर कांच या जल दोनों के साथ। सही है। अब यहां पर वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में अब अपन अपवर्तनांक का मान ज्ञात करें। मतलब यहां पर जब कोई प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, वायु या फिर निर्वात वैक्यूम भी हो सकता है, दोनों सेम ही है, एयर या वैक्यूम। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। सही है। उस स्थिति में माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। कौन सी कंडीशन होगी? जब प्रकाश किरण, डेफिनेशन यहां पर मैं दर्शा रहा हूं, नोट करना इसको। जब प्रकाश किरण निर्वात या वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। स्टूडेंट, अभी अपन ने ऊपर डेफिनेशन दी थी अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपन ने अपवर्तनांक कहा है। लेकिन अब पहले माध्यम के रूप में यदि निर्वात या वायु, दूसरे माध्यम के रूप में कोई माध्यम हो सकता है, तो यदि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण यदि अपवर्तित हो रही है और पहला माध्यम यदि निर्वात है, तो उस अपवर्तनांक को नाम दीजिए यहां पर निरपेक्ष, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग है और अपवर्तनांक अलग है, डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क। तो यहां पर अब यदि अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? वो डेफिनेशन के आधार पर ही आ रहा है। तो उस स्थिति में निर्वात में पहले माध्यम के रूप में, वही पहले माध्यम प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो वही अनुपात दे रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हुए माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। सही याद है? अब यहां पर पहला माध्यम अपना वायु है, तो वायु में चाल Va, वायु है, निर्वात में प्रकाश की चाल C और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल Vg। यदि अपन कांच ले तो यहां पर इसे कह सकते हैं माध्यम के स्थान पर निर्वात में प्रकाश की चाल और कांच में
प्रकाश की चाल। सही है। यहां पर कांच के लिए ले रहे हैं तो कांच के लिए एन जी से मैं इसे दर्शा दूं। ग्लास के लिए, ग्लास लिया अपन ने दूसरा माध्यम, तो एन जी बराबर सी, निर्वात में प्रकाश की चाल कांस्टेंट होती है, मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना। ये कांच में प्रकाश की चाल वी जी। तो इस आधार पर निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए एक कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं पर किसी भी माध्यम के लिए। वो कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक को यदि मैं n से दर्शा दूं तो n बराबर c बटे v, n बराबर c बटे v। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने को अपवर्तनांक का और प्राप्त हो गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे अपन कह रहे हैं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक अपना ये रहेगा। सही है। तो यहां पर अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक ये दो डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले यहां पर। अब अपवर्तनांक के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि समान राशियों का अनुपात आ रहा है। अनुपात यहां पर समान राशियों का आ रहा है, इसका मतलब अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, इसकी यूनिट नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती है। विदाउट यूनिट के ये होता है, कोई मात्रक नहीं होता है कहने का मतलब इसका। सही है। लेकिन यहां पर अपन बात करें कि यह अपवर्तनांक निर्भर किस पर करता है, ये परिवर्तित क्यों हुआ, किस पर निर्भर करेगा कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। सही है। तो यहां पर यदि अपन इसकी निर्भरता की बात करें तो किसी भी माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक है वो 3 कारकों पर निर्भर करेगा। वो 3 कारक कौन से हैं, ध्यान से देखना। वो 3 कारक है, यहां पर पहला कारक है माध्यम की प्रकृति। पहला कारक है उसका माध्यम की प्रकृति पर अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। यदि माध्यम की प्रकृति में परिवर्तन होता है, माध्यम की प्रकृति बदलती है कहने का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो हमेशा अपवर्तन होगा और अपवर्तनांक अपने को परिवर्तित प्राप्त होगा। तो माध्यम की प्रकृति पर अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। दूसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। फॉर्मूले में अपन ने पीछे कैलकुलेट किया है, अपवर्तनांक का जो मान है वो तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर कर रहा है। तरंग दैर्ध्य में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है तो इसका मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक बदल गया। अब चाहे वो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो उसकी तरंग दैर्ध्य के पदों में की तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हुई या कमी हुई उस आधार पर प्राप्त होगा। तो यहां पर जब भी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हुआ इसका मतलब माध्यम का अपवर्तनांक बदल गया। तो माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करेगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। और तीसरा कारक है ताप पर। ताप पर भी, माध्यम के ताप पर भी अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है। तो एक छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक या अपवर्तनांक किन कारकों पर निर्भर करता है? तो माध्यम का अपवर्तनांक इन 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक माध्यम की प्रकृति, दूसरा कारक माध्यम की तरंग दैर्ध्य और तीसरा कारक है माध्यम के ताप पर। इन 3 कारकों पर माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। मतलब यहां पर माध्यम की प्रकृति बदल रही है तो अपवर्तनांक बदल रहा है स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर अपन थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि यदि माध्यम का अपवर्तनांक नहीं बदले तो क्या अपवर्तन होगा? मतलब अपवर्तनांक बदल रहा है, इस कारण अपवर्तनांक बदल रहा है तो चाल में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन हो रहा है तो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। यदि यहां पर अपन ये मान लें कि माध्यम की प्रकृति में, माध्यम के अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो क्या अपवर्तन होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। तो यहां पर इस चीज को डिस्कस करना चाहूंगा साथ में मैं। दो माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन नहीं
होने का प्रतिबंध, कंडीशन, ये कंडीशन यहां पर बन रही है। कौन सी कंडीशन में? दो माध्यम है लेकिन प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि प्रकाश का अपवर्तन हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण के जाने के कारण अपवर्तन में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। क्लियर है? अब यहां पर दो माध्यम है अपने पास, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा भी रही है लेकिन अपवर्तन नहीं हो रहा है। अपवर्तन कब होगा? जब वो अपने पथ से विचलित होगी। इसका मतलब यहां पर अपने पथ से विचलित नहीं होगी। कब नहीं होगी वो देखो। यहां पहली कंडीशन यहां पर दर्शा रहा हूं। पहली कंडीशन क्या है? जब प्रकाश किरण का लंबवत आपतन होता है। पहली कंडीशन इसकी ये है, जब प्रकाश किरण का लंबवत आपतन होता है तो उस कंडीशन में प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित नहीं होती। पीछे की क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया है। तो यहां पर वही अपने पास एक पृथककारी सतह है, इस सतह के एक और माध्यम फर्स्ट, दूसरी ओर माध्यम सेकंड, इसका अपवर्तनांक n1 है और इसका अपवर्तनांक n2। सही है? अब यहां पर एक प्रकाश किरण आ रही है जो इस पृथककारी सतह पर लंबवत आपतित हो रही है। यदि यह लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है तो इस स्थिति में यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा। दो अलग अलग माध्यम है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित होनी चाहिए, लेकिन यहां पर प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित नहीं हो रही। इस कंडीशन में यहां पर आपतन कोण I बराबर 0 है तो अपवर्तन कोण R बराबर भी 0 होगा इस कंडीशन के अंदर। सही है? तो इसका मतलब यहां पर इफ कोण I इज इक्वल टू कोण I R बराबर यदि 0 है देन क्या होगा? अपवर्तन नहीं होगा, देन रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नॉट अ रिफ्रैक्शन। इस कंडीशन में यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। क्लियर है? अब लेते हैं अपन दूसरी कंडीशन की बात। दूसरी कंडीशन देखो क्या है। दूसरी कंडीशन में क्या है? जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान है। जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान है तो उस कंडीशन में भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। देखो कैसे नहीं हो रहा है, अब देखो इस चीज को। वही अपने पास दो माध्यम है, यहां पर माध्यम फर्स्ट, यहां पर माध्यम सेकंड। माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक n है और माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक भी n है। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक सेम है यहां पर। क्लियर है? अब यहां पर एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो कैसे भी आपतित हो। एक प्रकाश किरण ले ली अपन ने, ये है तिरछी आपतित हो रही, क्योंकि लंबवत आपतन की दिशा तो अपन ने दर्शा दी, वो कंडीशन वहां पर प्राप्त। अब यहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, मतलब ये अपने पास आपतित किरण है जो इस पर आपतित हो रही है। जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ये अपने पथ से विचलित नहीं होगी, ये अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। जितना आपतन कोण होगा उतना ही अपवर्तन कोण, मतलब यहां पर कोण I और कोण R बराबर, मतलब यहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है। प्रकाश किरण अपने पथ से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं हो रही। तो यहां पर ये दो कंडीशंस है जहां पर दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, एक से दूसरे में जा रही है लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पर आज की क्लास का टॉपिक अपन ने जो डिस्कस किया, आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। टॉपिक था अपना प्रकाश का अपवर्तनांक, जिसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी अपन ने डिस्कस किया है। अपवर्तनांक का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है
और अंतिम टॉपिक के रूप में अपने दो ऐसी कंडीशंस देखी है जहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। दो माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तन की कंडीशन नहीं होने की कंडीशन क्या थी वो अपन ने डिस्कस की। फिर भी यदि स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन हो तो अपने कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।